सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्री संजीवा सर, गंगाधर सर, जिन्होंने एक मुझे मौका दिया, जिसके कारण आप सभी के सामने आज मैं अपना जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेंटेन पीक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हाई लेवल कॉम्पिटिशंस। अगर आप एक अच्छे आर्चर हो तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस और ड्यूरिंग कंपटीशन आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मेरे में दम है और मैं एक अच्छा आर्चर बन के एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रैक्टिस में और टूर्नामेंट्स में मैं दे सकता हूं, जिससे कि जो मेरा स्पोर्ट्स का जो लेवल है उसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं और जो मेरे एवरेज स्कोर है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं और कैसे टूर्नामेंट्स में हम जीत सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लानिंग। जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है मेंटेन करना है, हमने अपनी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल और जो नेशनल लेवल्स के प्लेयर हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, तो सबसे ज़रूरी बात है प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग अच्छा होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना सकते हो, अपने स्कोर्स को अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छे से स्पोर्ट्स करियर बन सकता है हमारा। प्लानिंग के बाद आ रहा है गोल सेटअप। अगर कोई भी आर्चर या कोचेस वो किसी ग्राउंड में किसी स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तो पहली बात आती है कि हम इस आर्चर को किस लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर ये आर्चर एज ए रिक्रिएशन आ रहा है तो उसको किस टाइप की कोचिंग दिए जाए, किस टाइप का इक्विपमेंट दिया जाए, कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करना है। सेकंड, वो स्कूल लेवल का आर्चर है। थर्ड, वो नेशनल तक उसका एम है, या फिर एक एज ए प्रोफेशनल वो हमारे साथ लगा है और हमारा इन फ्यूचर वो हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा और हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा, जिसके लिए गोल सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है उसमें। तो हमारे गोल सेटअप्स ये नहीं है कि हमारा एक गोल हमने बना दिया कि इस बच्चे ने इस फर्स्ट स्टेप तक पहुंचा, वो फिर सेकंड, वो थर्ड। गोल सेटअप्स हमारा है एक, जैसे हम 4 साल के लिए, 8 साल के लिए बच्चों के लिए बनाते हैं, जिसमें जूनियर, सब जूनियर आर्चर्स को तैयार करके सीनियर लेवल तक लेके जाएंगे, जहां पे जाके उस बच्चे ने परफॉर्मेंस देना है। तो हमारे जो गोल सेटअप है इसका प्रॉपरली यूज किया जाना चाहिए। कोचेस को स्मॉल गोल से लेके, ट्रेनिंग स्केड्यूल से लेके, हाई लेवल के और लॉन्ग टर्म जो गोल सेटिंग और ट्रेनिंग स्केड्यूल है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आई कंपटीशन में हमने मेंटेन कैसे करना है और अच्छा स्कोर कैसे देंगे। एवरीबॉडी नोज अबाउट बेसिक स्टेप्स। जो हमारे बेसिक स्टेप्स जो हमें थेराबैंड के ऊपर या फिर पहले जो पहला मंथ या दूसरे मंथ में जो हमारे बिगनर्स गोल थे उसके ऊपर जो बेसिक स्टेप्स हमें सिखाए गए, उसके बाद हमने उसके ऊपर काम किया और टिल द एंड वो बेसिक स्टेप्स ही हमारे काम आएंगे, जो हमने रबड़ से स्टार्ट करके एक अलाइट आर्चर तक का जो सफर था उसमें हमने तय करना है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है बेसिक स्टेप्स में, कि जो काम हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमारे फील्ड में की है हमने, वही स्टेप्स जाके हमने वहां पे रिपीट करना है। उसमें कोई भी हमने चेंजेस नहीं करना। जैसे कि कई आर्चर्स होते हैं कि वो टूर्नामेंट्स में गए, दूसरे जो सीनियर्स आर्चर्स हैं उनकी तरफ देख के वो मोटिवेट हो जाते हैं कि इस बंदे की रिलीज अच्छी है, इस बंदे का स्टांस कैसा है, फॉलो थ्रू कैसा है, तो वो उस चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो नेवर डू दैट। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि जो अपना
आपका जो बेसिक स्टेप्स जो आपके कोचेस ने या फिर खुद आपने तैयार किए हैं उसके ऊपर पक्का रहें और अच्छे से उसके ऊपर वर्क करके कॉम्पिटिशन्स में उस चीज को लेके आए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी और एक आप अच्छी एवरेज से अच्छे आर्चर बन पाओगे। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास के इक्विपमेंट का कितना बड़ा रोल है। तो मेरा आंसर है, मेरे जो आर्चर्स भी हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक अच्छे आर्चर हो तो आप किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर शूट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। बट अगर यू आर अ बिगिनर आर्चर और आपने बोला कि मुझे तो अभिषेक वाला वो चाहिए, आपको दीपिका अतनु वाले वो चाहिए, तो इन फ्यूचर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आपकी शूटिंग के ऊपर। जो आपने शूट किया उस शॉट के ऊपर डिपेंड करना है, ना कि बो के ऊपर। अगर आज जितने टॉप आर्चर्स हैं उनको आप दूसरा बो भी दोगे तो उसके ऊपर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी एवरेज स्कोर ही शूट होगा। बट अगर आप कहोगे कि बो के कारण वो आर्चर बढ़िया है, नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। सो बिलीव इन योरसेल्फ, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। नेक्स्ट, प्रेपरेशन कैसे करना है हमने, इसमें बॉडी, माइंड और बॉडी का कैसे हमने यूज करना है ताकि हम अच्छा मेंटेन कर पाए अपने आप को। सो फर्स्ट पॉइंट है अपना, प्रैक्टिसिंग इन द राइट साइंटिफिक वे वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स इन शॉर्टर पीरियड विद लेस एफर्ट्स एंड इजी वे। सो जो इंडिया का जो सिस्टम है उसमें हमने क्या ज़्यादातर हमें देखने के मिल रहा है कि जितने भी कोचेस हैं वो छोटे सेंटर्स हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा रगड़ा दे रहे हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट वो भी अच्छा है कि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज की कमी है। बट अगर हम एक इंटरनेशनल लेवल पे एक चैंपियन की बात करेंगे, एक ओलंपियन की बात करने है हमने, तो हमें साइंटिफिक वे से ही काम करना पड़ेगा। अगर हम साइंटिफिक वे से हम काम कर रहे हैं तो नो डाउट कि हमारा जो रिजल्ट्स हम बहुत ही इजी वे से और कम टाइम में हम अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अगर हम साइंटिफिक वे से नहीं चल रहे तो ये हो सकता है कि आपके रिजल्ट एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, उसके बाद आपका जो लॉन्ग टर्म जो आपका मेंटेन करने का जो है रिजल्ट उसमें बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको एक इन फ्यूचर आपको एक अच्छा आर्चर बनने में परेशानी हो सकती है। सो सेकेंड, प्रॉपर फिटनेस। फिटनेस जैसे कि सबसे अच्छी बात है कि जिम के बाद दो की एक्सरसाइजेज, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। अब कोरोना के टाइम में आप सभी लोगों को पता है कि जिम बंद थे, मगर फिर भी जितने आर्चर्स थे उन्होंने अपने घर पे या अपने जो पर्सनल जो छोटे ग्राउंड थे उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बॉडी से, अपने देसी वेट थे उनसे अपनी बॉडी को फिट रखा। और मेन जो मेरा मुद्दा है इसमें प्रॉपर फिटनेस, जो फिटनेस आपकी प्रैक्टिस के टाइम में आपने जो अपनी फिटनेस को बनाया ड्यूरिंग कंपटीशन और कंपटीशन से पहले, आपने उस चीज को बिल्कुल जीरो नहीं करना है। बहुत लोग मेरे पास ये क्वेश्चन आए कि सर अगर हम जिम करेंगे या फिर रनिंग करेंगे तो टूर्नामेंट्स में हमें दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगी। नो, अगर आप अपने स्केड्यूल को चेंज करेंगे, अगर आप किसी को देख के तो टूर्नामेंट्स में आप जिम लगाने लगे या फिर आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, तो आपका बॉडी में चेंजेस आ सकती हैं, बॉडी आप की टाइट हो सकती है, आपको फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। बट अगर आप प्रॉपर फिटनेस से, प्रैक्टिस में से फिटनेस लेके आए तो उसको हमने मेंटेन करके रखना कंपटीशन के टाइम में। जितना आपको, अगर आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाग रहे थे तो टूर्नामेंट से पहले उसको थोड़ा सा लेस कर दीजिए। लेस करने से क्या है कि हम अपना सेव भी करेंगे अपनी एनर्जी को, बट जो हमारी फिटनेस है उसको मेंटेन करके चलना है। उसको कुछ भी हमने नया चेंज नहीं करना, बस जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है इसमें। नेक्स्ट है अपना प्रॉपर डाइट, रेस्ट एंड सप्लीमेंट्स। सो
बार बार मैं हर एक आर्चर को, हर एक पेरेंट्स को, हर एक कोचेस से मैं यही बात करता हूँ कि हमारा और दूसरे कंट्रीज में डिफरेंस क्या है। हमारे यहाँ पे कोई बंदा नॉनवेज खा रहा है, कोई नहीं खा पा रहा, कोई हमारे धर्म के कारण भी दिक्कतें हैं, कुछ काफी कुछ है हमारे जो नहीं हमें मिल सकता। बट प्रॉपर डाइट जब तक हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी तो हम 46-48 पाउंडेज का जो बो है उसको नहीं खींच पाएंगे। अगर लड़कियां हैं जैसे 40, 42, 44 पाउंडेज का बो अगर उन्होंने खींचना है, प्रॉपरली करना है, तो उसके लिए डाइट एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। तो आप उसको या तो अच्छे से डाइट लें या फिर उसके साथ कोई भी जो गवर्नमेंट की तरफ से नाडा अप्रूव जो सप्लीमेंट्स हैं उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, ताकि जो हम दूसरे जैसे कंट्रीज हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं, उसमें सुबह से लेकर शाम तक वो बीफ, पोर्क, चिकन, वो सब कुछ लेते हैं। उनका जो प्रोटीन, एवरीथिंग, जो कैलोरीज हैं हमारे से, मतलब ये कह सकते हैं कि 10 गुना अच्छा ले रहे हैं हमसे वो। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप अच्छे सप्लीमेंट्स उसमें ऐड कीजिए, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे मसल्स के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, जिससे कि हमारा अच्छे से हम रिजल्ट्स दे सकें। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो रेस्ट का। रेस्ट आपको सभी को पता है कि हमारे लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए कम से कम 8 to 9 या 10 आवर्स जो है हमारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना ज्यादा वर्कआउट होने के, एग्जॉशन होने के कारण, वर्कआउट होने के कारण, जिम, ग्राउंड में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद हमें जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है हमें रेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक सिंपल बात है कि मेरे पास मोबाइल है मेरा, अगर इसको मैंने मोबाइल को चलाने के लिए रखना कि इसकी बैटरी लाइफ अच्छी रहे, इसका ये अच्छे से चलता रहे, तो इसको चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। इसको टाइम से चार्ज करें, इसको रेस्ट देना भी जरूरी है। अगर इसको रेस्ट देंगे तभी ये परफॉर्मेंस लंबे समय तक दे पाएगा। तो ये चीजें, रेस्ट प्रॉपरली होना चाहिए। हमारा जो मोबाइल है इसको छोड़ दें। जो प्रैक्टिस टाइम है, प्रैक्टिस टाइम में बिल्कुल भी मोबाइल को ना लेके आए। माइंड में एक ही चीज हो बस, कि जो मैं करने आया हूँ वो चीज करके जानी है मैंने। क्योंकि प्रैक्टिस का जो इफेक्ट है वो आपके टूर्नामेंट के स्कोर के ऊपर, टूर्नामेंट के ऊपर ही पड़ना है। अगर आप कहोगे मैं प्रैक्टिस में शूट कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन में जाके ऐसे ही शूट में रिपीट हो जाएगा, नहीं, वो गलत है आपका। कंपटीशन में वो चीज रिपीट होनी है जो आपने दिल से की, जो अपने दिमाग से की। सो नेक्स्ट है प्रॉपर वार्म अप, कूलिंग डाउन। ये इसलिए जरूरी है कि कोई भी आर्चर आप देखेंगे, मोस्टली जो अपने इंडिया के जो आर्चर्स हैं उसमें उन्होंने दिक्कत ये आ रही है कि किसी के शोल्डर में प्रॉब्लम है, किसी के फिंगर्स में है, किसी के बैक में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, इंजरी से बचने के लिए, ताकि आप कंपटीशन में जब जाओ उससे पहले आपको अगर कोई इंजरी हो गई तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उस चीज में, उसको ट्रीटमेंट लेने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि उससे पहले ही उस चीज को आने से हम रोक दें। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर वार्म अप चाहिए हमारी बॉडी। जब भी हम ग्राउंड में आए उससे पहले प्रॉपरली वार्म अप कीजिए अपने आप को। उसके बाद थेराबैंड यूज कीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेज कीजिए, बोर्ड रॉ एक्सरसाइजेज कीजिए। उसके बाद 5 मीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जाके ड्रिल्स कीजिए, अपनी शूटिंग को, अपने स्टेप्स को, बेसिक्स को, स्टेप्स को याद कीजिए। फिर प्रैक्टिस करने के बाद सेम कूलिंग डाउन करना भी उतना ही जरूरी है जितना वार्म अप है। अगर आप कूलिंग डाउन करते हो, आप ग्राउंड में कर रहे हो या फिर किसी जिम में कर रहे हो, तो उससे क्या कि आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रेपरेशन बहुत ही इजीली हो जाती है, आपकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से होती है उसमें, राइट। सो नेक्स्ट है अपना, during practice session, if you are not having good feelings, never stop shooting, talk to your coach or make a video and try to find the reason behind that. इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप स्कोरिंग कर रहे हो प्रैक्टिस में आपका अगर एवरेज स्कोर से 1 राउंड 2 राउंड खराब हो गए तो आपने शूटिंग स्कोरिंग डायरी बंद की, या तो आप बातें करने लग जाते हो या फिर
फ्रस्ट्रेट होके बहुत ज्यादा एरो शूट करने लग जाते हो, बट ये सोल्यूशन नहीं है। उसमें सोल्यूशन क्या है, आप कंपटीशन में गए, अगर सेम थिंग वो आपकी वहां पे आपके साथ हो गई, वो चीज हो गई, हैपन हो गया आपके साथ कि हाँ मेरे 2 राउंड ठीक है, तीसरा राउंड खराब गया, क्या आप वहां पे भी शूटिंग बंद कर दोगे? नो। तो क्या करना क्या चाहिए हमें, वो चीज जो प्रैक्टिस में आपके साथ हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी फीलिंग आपको नहीं मिल रही, अपने कोच से बात कीजिए या फिर एक वीडियो बनाइए अपनी, उसको जाके 10 बार वीडियो को देखें कि मेरी नॉर्मल जो अच्छी फीलिंग वाली जो शूटिंग है उसमें, और जो आज मैं शूटिंग कर रहा था जिसमें मेरे एरोज स्कैटर हो रही है, मेरी ग्रुपिंग नहीं आ रही, उसमें और दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। अपने कोच से बात कीजिए, कोच आपको बताएंगे आपकी ये फीलिंग है। और उससे बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है, 5 मीटर्स पे जाए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, 5 मीटर्स के या 3 मीटर के ऊपर जाके आईज को क्लोज कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। वहां पे जितना अर्ली शॉट आप निकालोगे उतने में ही आपकी जो फीलिंग्स है वापस आ जाएंगी। बट मेरा मुद्दा क्या था इस बात में कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई तो उसका आपको पता होना चाहिए कि ये चीज के कारण मेरे शूटिंग में दिक्कत आई थी, और इस चीज को मैंने कभी रिपीट नहीं करना, मैं जाके अपना बेस्ट ही शूट करना वहां पे। नेक्स्ट, क्लियर ऑल योर डाउट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस रेगुलरली। जो बात पहले मैंने आपको बताई कि माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। आज मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे 5 एरो येलो में लगे, अगर मेरा 6th एरो या फिर दूसरा तीसरा कोई भी एक एरो मेरा जाके रेड में या ब्लू में लगा, मैं गया जाके एरो निकाले, स्कोरिंग की, वापस आ गया, बट मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि वो रेड में क्यों गया। तो उस चीज के जो प्रॉब्लम आई, स्कोरिंग में हमेशा चार्ट बनाइए अपने, 6 टारगेट्स एक पेज के ऊपर हो, सभी एरोज को वहां पे आप डॉट्स बनाए कि हाँ ये एरो यहाँ लगा, ये एरो यहाँ लगा, ये एरो यहाँ लगा। अगर मेरा 4th एरो किसी राउंड, हर एक राउंड में 4th एरो ही उस जगह जा रहा है, तो उसका डाउट क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने कोच को बताएं कि ये मेरा 4th एरो ही जा रहा है, एरो में दिक्कत है, बो में दिक्कत है, या फिर आर्चर में दिक्कत है। उस चीज को फाइंड आउट वहीं पे करें, और जो अपने डाउट्स हैं वो क्यों गया उसको वहां से क्लियर करेंगे, तो आपको कभी भी कंपटीशन में जाके वो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, सेव एनर्जी बिफोर टूर्नामेंट्स, गो फॉर क्वालिटी शॉट्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सो आपने प्रैक्टिस में अच्छा शूट किया, आपका एक लेवल बन गया, आप एक दिन में रिकर्व आर्चर्स हैं वो 300 से 400 एरो शूट कर सकते हैं, जो कंपाउंड आर्चर है वो 150 से 200 250 एरो शूट कर सकता है। आपकी बॉडी प्रॉपरली मेंटेन हो गया, सब कुछ अच्छा है। आपने टूर्नामेंट में जाना है, उससे पहले आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना कि हमारा शूट करके या मेरा तो परसों टूर्नामेंट में आज सारा शूट करके इतनी फीलिंग्स ले लूंगा, नो, नेवर। अपनी एनर्जी को सेव करें, जितना कंपटीशन के पास जा रहे हैं आप, ये जो है ट्रेनिंग स्केड्यूल का एक हिस्सा है, उसमें आपको कोचेस गाइड करेंगे आपने कितने परसेंट इसको शूटिंग को कितने परसेंट तक आपने ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो उस टाइम में जाके आपने क्वांटिटी नहीं शूट करना कि मैं आज ग्राउंड में गया, मैंने आज 200 एरो शूट कर दिया, बट मुझे फीलिंग नहीं है उसमें। तो आप कंपटीशन में जाएं, एक कंपटीशन से जाने से एक हफ्ता पहले या फिर अगर बाहर हो वहां पे एक दिन पहले शूटिंग लाइन पे जाएं, अपने सारे रिदम को रिपीट करें अपने दिमाग में, अपने आप से बात करें, जो आपका बेस्ट शॉट है वो जाके निकालें, और हर रोज या फिर एक टाइमिंग में 30 40 50 एरो इतने शूट करें, और कॉन्फिडेंस लेके ही अपने साथ अपने रूम में जाएं, अपने बेड पे जाएं, ताकि सारी रात आपको अच्छी फीलिंग्स आए। ये नहीं कि मैंने आज 200 एरो शूट कर दिया, 10 मिनट 10 मारे, बाकी मुझे पता नहीं, नो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या है कि आपने शूट करना है क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए। आपने, मैंने शॉट निकाले 10 के 10, मुझे पता है कि 10 के 10 मैंने मारे, ओके।
सो नेक्स्ट बात है रिदम. फाइंड द शूटिंग रिदम एंड रिपीट द शॉट ड्यूरिंग ईच एरो. नेवर प्रैक्टिस फॉर बैड शॉट्स. जैसे कि बात मैंने पहले किया कि हमने 200 एरो शूट किया, उसमें से अगर मैंने 10-15 भी बैड शॉट शूट कर दिए, तो जो मैंने बाकी के 180 एरो शूट किए हैं वो सारा, जहाँ फिर जितनी मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, उसका सारे का करने का कोई फायदा नहीं है. हमारा काम क्या है? हमारा रिदम. जब आप प्रैक्टिस में शूट कर रहे हो, नॉट इन द टूर्नामेंट, आप जब प्रैक्टिस में शूट कर रहे हो, अपने रिदम को हर एक एरो के, जब आपने शूट कर दिया, नेक्स्ट एरो शूट करने से पहले 2 बार लंबी सांस लें, अपने रिदम को अपने माइंड में बिठाएं. जो आपका शॉट सबसे अच्छा है उसको रिपीट करने की कोशिश करें. ना कि मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, दिमाग में मेरे मोबाइल की बात चल रही है, या फिर गाड़ी की बात चल रही है, या फिर किसी लड़के की या किसी लड़के की. नो, उससे कि आप अच्छे आर्चर नहीं बन पाओगे कभी भी. बात क्या है कि बॉडी के साथ माइंड की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है. हमारे रिदम जो हमारा है वो माइंड में बैठा है, मसल्स में बैठा है. मसल्स और माइंड की जब ट्यूनिंग होती है एक साथ, तब हम अच्छे शॉट्स दे पाते हैं. एनालाइज. एनालिसिस कैसे करते हैं हम? यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर शॉट. यू आर द बेस्ट जज हु कैन एनालाइज द शॉट यू टुक. सो जितने भी आर्चर्स हैं, मैं अपने ग्राउंड में हर एक आर्चर को बोलता हूँ कि यार अपने टेलीस्कोप मत देखो. टेलीस्कोप यूज करने का मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपने शूट क्या किया. आपने प्रैक्टिस किया, एक दिन में आपने 360 में से 355 स्कोर मारा कंपाउंड में, 340-45 मारा रिकर्व में 70 मीटर पे. इतना स्कोर मारने के बाद हर एक आर्चर को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने शूट किया है, ये मैंने शूट 10 किया था, या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है जिससे ये 9 शूट हो गया, या फिर मेरे से दिमाग में कुछ और चल रहा था जिसके कारण ये 8-7 में भाग गया. सो एनालाइज. अपने आप को जो आर्चर कर सकता है वो ही एक अच्छा चैंपियन बनेगा आने वाले टाइम में. सो माइंड में कोई भी चीज आपकी आ रही है, नीचे आ जाओ, दोबारा बो उठाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, बॉडी को प्रिपेयर करो. उस टाइम में ये चीज करने के मैंने शूट करना है, 3-2-1 शूट. बस. आर्चर का काम क्या है? फोकस करना है हमने. कितने सेकंड्स के लिए? जस्ट फॉर 1 to 2 seconds. बाकी का टाइम तो ड्रॉ में निकल जाता है अपना. तो उस जो लास्ट वाले 3 सेकंड्स हैं, उसमें अगर आप फोकस करोगे हर एक एरो पे, तो आपको अच्छा रिदम मिलेगा. अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मैंने ये शॉट ऐसे अच्छे किया जिससे कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, अपने प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, रेनी, विंडी. तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो कहते हैं कि भाई आज ठंड हो गई तो प्रैक्टिस मत कीजिए, आज गर्मी होगी, थोड़ी मौसम गर्म हो गया तब शूट नहीं करना हमने, रेनी सीजन हो गया नहीं करेंगे, विंड होगी बहुत ज्यादा, मैंने अपनी स्कोरिंग बंद कर दी. तो क्या, जब आप टूर्नामेंट में जाओगे, अगर वो सिचुएशन सेम आपके साथ वहां पे हुई, तो क्या आप वहां पे भी शूटिंग बंद कर दोगे? नहीं. तो उसको हमने कैसे ओवरकम करना है उस चीज को? हमने उस चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे अपने ग्राउंड में करके जानी है, ताकि जो कॉम्पिटिशंस में हमारे अगर वो सेम सिचुएशन हो रही है तो हम उससे कैसे लड़ पाए. रेनी सीजन हो गया, उसमें रिकर्व में अपना फिंगर टैप को कैसे सेव करेंगे हम, बो की स्ट्रिंग्स को कैसे हमने शूट करने से पहले हमने 1-2 बार झटका देना है, कैसे हमने अपने फ्लैचेस को सेव करना है, सेम कंपाउंड में कैसे अपने ट्रिगर को हम सेव कर सकते हैं, अपने एरो रेस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी साइड्स को, हर एक चीज को कैसे चेक करेंगे. विंडी कंडीशन में, विंडी कंडीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आर्चरी, आउटडोर आर्चरी में स्पेशली. इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है कि हम कंपटीशन में गए तो हर एक बंदे का एक ये मानना हो जाता है यार वहां पे हवा बहुत चल रही थी. आप जितने भी पुराने आर्चर्स होंगे उनको उनकी इंटरव्यूज देखिए,
न्यूज़पेपर्स देखिए कि वहां पे विंड बहुत चल रही थी जिसके कारण हमारा शूट नहीं हुआ, हमारा मेडल नहीं हुआ। बट अगर आपके दिमाग में एक चीज होगी, जो विंड चली वो आपके टारगेट पे नहीं चली। आप एक बॉक्सिंग के प्लेयर नहीं हो कि दूसरा बंदा आपके मुक्का मार गया और आपको आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की है वहां पे, और अगर इतनी सी हवा आएगी तो मैंने कितना एम ऑफ करना है जिससे कि मेरा एरो 10 से बाहर नहीं जाएगा। तो विंडी कंडीशंस का जो प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस अपने ग्राउंड में करेंगे तभी जाके कंपटीशन में सक्सेसफुल होंगे आप। और उसमें एम ऑफ की जो है प्रैक्टिस वो करनी बहुत जरूरी है कि जैसे कंपटीशन में हम गए, बच्चे ने एम ऑफ किया, और दिक्कत क्या आती है कि मेरे पास आए बच्चे कि सर हमने जहां पे एम लिया वहीं एरो लग गया। उसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि आपने शॉट लिया, शॉट के टाइम पे जहां पे आपने एम लिया वो जैसे आपका शॉट था वो बेसिक्स आपके गलत हो गए। जहां पे एरो एम लिया आपने वहीं से एरो चला गया। तो क्या करना है हमने? एम ऑफ की ट्रेनिंग जो है, प्रैक्टिस जो है, अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड में करनी है। जब आप 9 o'clock 6 o'clock 3 o'clock 12 o'clock ब्लू में ब्लैक में एम लेके शूट करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अंदाजा हो जाएगा कि हमने कितना एम ऑफ करना है, और यहाँ पे भी मैं अपना टाइट शूटिंग कैसे दे सकता हूँ। सो ऐसे ही सेम कोल्ड और हॉट वेदर में, इसमें कोल्ड में ऐसे आया था कि आपने कैसे कितने जो अपना अपर पहन के या फिर टी शर्ट्स पहन के या इनर पहन के शूट करना है। वहां पे हम कंपटीशन में गए, हमें तो इंडिया टीम ने एक टी शर्ट दे दी, बट उसके साथ इनर हमें खुद पहनना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत थी वहां पे। तो अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो इनर, आपको ये नहीं पता कि इनर के ऊपर आपकी स्ट्रिंग भी टच हो सकती है, आपकी बॉडी भी टाइट हो सकती है, आपको प्रॉपर फीलिंग्स नहीं मिलेंगी उस टाइम में। तो ये चीज का जो कोल्ड का है, इसमें भी आप वहां पे इनर्स पहने वैसे ही सेम प्रैक्टिस करके जाएं। हॉट वेदर में भी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि उस टाइम में पसीना आता है, हमें एंकर की फीलिंग नहीं मिलती, हमारी ग्रिप मूव होने लग जाती है। तो ये अगर ग्रिप की फीलिंग्स होगी, हुकिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी क्योंकि पसीने के कारण ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो वो चीज़ की अगर प्रैक्टिस हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस अपने ग्राउंड में करेंगे तो हमारे कंपटीशन में उस चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा और हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट है 30 सेकंड की इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम शूट कर रहे हैं तो हर एक बंदे, कोई भी आर्चर है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का है, चाहे नेशनल लेवल का है, चाहे वो ओलंपियन है, नर्वस हर एक आर्चर होता है, नो डाउट। बट उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को प्रूव करना है, उसके बाद ही एक चैंपियन बनता है। सो 30 सेकंड की जब ऑरेंज वहां पे हो गया उसके बाद भी इजीली आप 2 से 3 एरो शूट कर सकते हो अगर बैड वेदर है तो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप 30 सेकंड की वेट करो, बट ड्यूरिंग द बैड वेदर्स आपको हो सकता है कि आपको रुकना पड़ सकता है, आपको विंडी रीजन हो सकती है, या फिर अपना रेन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए कि आपको 30 सेकंड की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 30 सेकंड कितने बड़े हैं, 30 सेकंड का पीरियड क्या है। हमारे आर्चर्स क्या है कि उसको बोले 30 सेकंड, वो उतने जल्दी से उठाने लगे, शूट करने लगे, उठाने शूट करने लगे। कई आर्चर ऐसे होते हैं कि उनको आप भी अपना काउंट करके देखना आंखें बंद करके कि आप अपने 30 सेकंड 20 सेकंड में ही खत्म कर देते हो। उनको यही नहीं पता चलता कि 30 सेकंड कब हुए। और कई आर्चर आपको मिलेंगे इतना घबरा जाते हैं कि वो 30 सेकंड को आगे ले जाते हैं और 40-45 सेकंड तक ले जाएंगे कि 30 सेकंड अभी तक पूरे नहीं हुए। सो इस चीज की ड्रिल्स आपको प्रैक्टिस ग्राउंड में करनी है कि 30 सेकंड अपने माइंड में सोचें, आंखें बंद कीजिए, 30, 29, 28 ये चीज करके प्रैक्टिस कीजिए 30 सेकंड प्रॉपरली क्या वैल्यू है उसकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमने 10 सेकंड की। जब 10 सेकंड बचे तो उसको भी आपने काउंट करना है, 10, 9, 8, 7। हमारा क्या होता है जल्दी जल्दी में 10, 9, 8, 7, 6, इसी में हम क्या है कि अपना जो एरो लूज कर पाते हैं, कर जाते हैं उसमें। तो प्रॉपरली टाइमिंग का मैनेजमेंट कैसे करना है हमने, कैसे हमने एरोस
शूट करने हैं, वो चीज का आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना लेवल ऑफ टूर्नामेंट। सो मैंने पहले भी काफी बार शेयर किया, चलो लेवल ऑफ टूर्नामेंट का है कि मेरा स्कोर, मैं एक कंपाउंड आर्चर, मैं टूर्नामेंट के लिए गया। टूर्नामेंट में जो लास्ट ईयर का जो स्कोर था वो 358 पे गोल्ड मेडल आया। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो ना तो मुझे किसी ने गाइड किया, ना मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे आऊंगा, मैं अपना बेस्ट करके जाना। बट जब मैं ग्राउंड में पहुंचा मुझे पता चला यार 358 वाला बंदा भी वहां पे आया हुआ है। तो मैंने उसके साथ अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। दैट इज रॉन्ग। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, तो माइंड में एक ही चीज रखें, आपका ओपोनेंट खुद है आप, नॉट द अदर पर्सन। आपने परफॉर्मेंस जो देनी है, अगर आप, मेरा स्कोर 335 है तो मेरा यहाँ तो यार 355 है, ये वो एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बनता। चैंपियन बनने के लिए स्टेप्स चाहिए जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसको अचीव करने के लिए आज मेरा मुद्दा क्या है कि इस मैं इस लेवल का हूं, मगर इस टूर्नामेंट में मैंने ये अपना जो बेस्ट एवरेज है उसको शूट करके जाना। अगर आपने 334, 335, 336 शूट किया, आपका जो स्कोर है फ्लक्चुएट नहीं हुआ, तो आप एक अच्छे आर्चर बन सकते हैं इन फ्यूचर। ऐसे ही आपका, अगर आप 355 ही शूट कर रहे हैं, उस टूर्नामेंट में भी आप गए, आपको पता है, आपने स्कोर बोर्ड के ऊपर नाम देख लिया अपना, यार मैं फर्स्ट चल रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे, तो कभी भी ये मत देखिए कि सेकंड कहाँ पे है। अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ पे शूट कर सकता हूँ, मेरा लेवल क्या है। अगर मैं 355 प्लस शूट करूंगा तो मुझे ये पता है कि मेरा जो टारगेट फेस है कंपाउंड में, वो 6 के बाहर नहीं है, वो 6 के अंदर नहीं है। जो मेरा टारगेट फेस है वो 10 का है सिर्फ। और 10 या मैक्सिमम क्या है कि अगर मेरी गलती होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं 9, एक आधा एरो मेरा हो सकता है बाई चांस एक राउंड में। बट अगर हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो अपना शूटिंग से ध्यान बढ़ेगा। जब हमारा ध्यान वहां से कहीं डाइवर्ट हुआ, साथ ही साथ क्या, हम शूटिंग फीलिंग बोलेंगे। जब फीलिंग बोली तो जो हमारा फेस का जो दायरा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से होके 8 तक जाएगा। तो उससे क्या है कि आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे। कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण जो आपने किया वो सारा कुछ किया तरह रह जाएगा वहाँ पे। सो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका लेवल है, अपना लेवल से ही आपने परफॉर्म करना है, वहां पे जाके खुद से लड़े। राइट, नेक्स्ट। सो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आप सभी टूर्नामेंट में चले गए, किसी भी तरह का टूर्नामेंट, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है, क्योंकि इसमें बच्चे नए भी हैं काफी। सो सबसे पहली बात क्या करनी है, सेल्फ टॉक कीजिए। सेल्फ टॉक का मतलब क्या है कि मैंने प्रैक्टिस में जो किया, जो मेरी फीलिंग थी, उस चीज को मैंने रिपीट करना है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस कैसे करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए। कॉन्फिडेंस कई बंदे लूज कर जाते हैं दूसरे का इक्विपमेंट देख के, दूसरे के कपड़े देख के, उसके जर्सी देख के, उसका इक्विपमेंट देख के, उस आर्चर को देख के। नो, नेवर। हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, जैसे आपको पहले बताया मैंने। तो शूटिंग लाइन पे जाने से पहले अपने आप से एक वादा करें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट आर्चर, एंड आई विल रिपीट माई बेस्ट शॉट विच आई डिड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। कि जो मैंने शूटिंग में बुल्स आई शूट किया, एक्स शूट किया, 10 शूट किया, 360 में से 350 मारा या 355 मारा, तो मैंने उस चीज को रिपीट करना है।
अगर आप उस कॉन्फिडेंस को लेके चलोगे तो जो आपका एवरेज स्कोर है आप उससे अच्छा शूट करोगे, परफॉर्मेंस करोगे वहां पे। तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। सेकंड, आप शूटिंग लाइन पे ऊपर हो, आप पहला शॉट किया आपने 10, दूसरा शॉट शूट किया 10, थर्ड एरो आपका हो सकता है कि गलती से या हवा से या कैसे भी करके वेदर के कारण, कंडीशन के कारण वो भाग गया एरो। तो उस टाइम में आपने क्या करना है? उस टाइम में एक ही बात याद रखें, प्रैक्टिस में क्या किया था और जो पहले 3 एरो शूट किए थे वो भूल जाओ। हमारा काम क्या है, जो आगे वाले 3 एरो हैं उनको सेव करना है। रीजन, अगर आप एक एरो को सोचोगे तो आपने आने वाली सारी स्कोरिंग, सारा टूर्नामेंट आपका खराब हो सकता है। अगर आप में दम है, आप में कॉन्फिडेंस है कि यार वेदर के कारण एक एरो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपने आप को कवर अप करूंगा, उससे आपकी रैंकिंग भी अच्छी रहेगी और टीम की रैंकिंग भी बढ़ती है आपके साथ। सो कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप से बात करें, और जो आपने प्रीवियस कोई गलती हो भी गई उसको छोड़ के नए एरो के ऊपर ध्यान दें। हर एक एरो का जो वैल्यू है वो 10 है। अगर एरो एक आपका बाहर चलेगा तो डजंट मैटर, लीव दैट एरो, बट नेक्स्ट एरो के ऊपर ध्यान दीजिए जिसके कारण आपका टूर्नामेंट और नेक्स्ट जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा काफी। सो स्ट्रेटजी क्या है आपकी? किसी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई आपके रूममेट के साथ कुछ हो सकता है, कोई आप टूर्नामेंट में आ रहे हैं तो रास्ते में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा गम, उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, वो इमोशंस ड्यूरिंग प्रैक्टिस, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है हमने कि हाँ भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज टॉप किया मैंने क्लास में, मैं ग्राउंड में गया और मैं बहुत ज्यादा खुश था, इस कारण मैं शूट ही अच्छा नहीं कर पाया, मैं बहुत ज्यादा गम में था, मैं शूट अच्छा नहीं कर पाया। नो, इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी शूटिंग को वहां पे लेके आना है हमने। इमोशनली जो चीज है उसको छोड़ दे, क्योंकि जो एग्जाम है आपका, जो आपका डे है कंपटीशन का, उस दिन जो आपकी इमोशंस हैं उस चीज को सेम एज यूजुअल रखें, वही सोच के साथ, वही जज्बे के साथ ग्राउंड में उतरें और शूट कीजिए। फिर आपको मैच में कैसे शूट करना है, एम ऑफ की आपको पहले हमने हमारी बात हुई जैसे, तो ओलंपिक राउंड में क्या दिक्कत आती है कि जैसे हमारा मैच पड़ गया किसी टीम के साथ, टीम चल रही है, टीम हमारे से अच्छी भी हो सकती है, हमारे से बुरी भी हो सकती है, बट उसमें हमने कैसे खेलना है, हम 3 आर्चर्स हैं, तो कोचेस और आर्चर्स को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने अगर फर्स्ट ए नंबर आर्चर ये यहाँ पे अच्छा शूट नहीं कर पा रहा, तो किस टाइम में क्या स्ट्रेटजी लगाएं कि हमने इसको अच्छा शूट करवाना है उस टूर्नामेंट में। ये नहीं कि हम सारे यार तू खराब कर रहा है, तू ये खराब कर रहा है, नो, उसको किस जगह पे हमने चेंज करना है सेकंड आर्चर के साथ या थर्ड आर्चर के साथ, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और इसके लिए भी आपको जो प्रैक्टिस है, मैं हर बार अपनी टीम वालों को ये बोला अभी भी, तो आपसे भी सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में शूट कर रहे हो, आप किसी नेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो, आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि मैं फर्स्ट नंबर पे शूट करना है। अगर मैंने फर्स्ट पे ना शूट किया, अगर मैंने फर्स्ट नंबर पे शूट ना किया तो मेरा खराब हो सकता है, मैं दूसरे नंबर पे जब भी शूट किया मैंने खराब हो गया था। सेकंड वाले पे भी यही दिक्कत है, थर्ड नंबर वाले भी आर्चर पे भी यही दिक्कत है कि मैं तो थर्ड पे ही शूट करूंगी, जो अगर या करूंगा, अगर मेरा फर्स्ट सेकंड पे होगा तो मेरा खराब है। और अगर आपकी ये आदत है, आपकी ये सोच है, या फिर आपके कोच ने आपको बोल दिया कि तुम पहले पे नहीं शूट कर सकता है, दूसरे पे या तीसरे पे, तो मैं ये मेरे से लिखवा के ले लो कि आप दुनिया के सबसे बेकार आर्चर हो। उसका रीजन,
आपको मैं अभी देता हूं कि अगर पहले नंबर वाला आर्चर कंपटीशन में गया, उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, वो नीचे आ गया, उससे शूट नहीं हुआ, उसके एरो में प्रॉब्लम आ गई, फिंगर टैप में या रिलीजर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आप नंबर 1 पे जाके शूट नहीं कर सकते? नंबर 1 2 3 की नहीं है बात, यह है कि उतना ही एरो आपके पास है, उतना ही टाइम आपके पास है, बट इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग। इस चीज की प्रैक्टिस ग्राउंड में कीजिए। अपने आर्चर को पहले नंबर वाले को, दूसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर वाले को चेंज कीजिए आपस में। एक दिन उसको हमने नंबर 1 पे दे दिया, दूसरा मैच हमने किया उस पे नंबर 2 पे गया, वो तीसरे दिन वो शूट कर रहा है तो नंबर 3 पे गया। उस आर्चर को इतना कॉन्फिडेंस भर दीजिए कि वो अपने आप को कहे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी नंबर पे जाके मुझे भेज दो तो मैं अपना बेस्ट करके आऊंगा। तो ये चीज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आर्चर के माइंड को बिल्कुल साफ कर दीजिए कि यू आर द बेस्ट आर्चर, कहीं भी डालो मैं कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट, फाइट टिल last arrow, doesn't matter you are losing or winning. Never give up or never take it easy. You know your level and you have to achieve your average score. So बात क्या है, कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा कि हमारी टीम या फिर हमारे आर्चर्स किसी से, दूसरी टीम से आगे चल रहे हैं, लास्ट राउंड है, लास्ट का एक एरो बचा या फिर 3 एरो बचे 3 आर्चर्स के बाद, हमें दूसरे से जीतने के लिए हम उनसे 5 या 6 स्कोर आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कभी भी अपने दिमाग में ये मत लेके आइए कि मैं आगे चल रहा हूं और मैं जीत जाऊंगा। दूसरी तरफ आप किसी के साथ खेल रहे हो, आप उससे पीछे चल रहे हो 5-6 स्कोर, चाहे टीम अपने पीछे चल रही है, तो दिमाग में ये चीज कभी मत लेके आइए कि हाँ वो जीत रहा है। करना क्या है हमने, जब भी आप अगर आगे चल रहे हो, अगर पीछे चल रहे हो, यू आर लूजिंग द मैच, अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए, अगर मेरे पास 3 एरो हैं तो मैं अपने आप को इसलिए रेडी करूंगा ताकि मैं जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है उसमें मेरे ये काम ना हो मेरे साथ। वो 3 एरो को मैं अपने दिमाग में ऐसे शूट करूंगा जो अपनी बेस्ट शूटिंग है। अगर वो 3 एरो अपनी बेस्ट शॉट के साथ मैंने उस कंपटीशन में निकाल दिए तो आने वाले टूर्नामेंट्स में मैं इससे डबल अच्छा स्कोर शूट कर पाऊंगा। सेकंड, अगर मैं टीम से आगे चल रहा हूँ 5-6 स्कोर और मैंने अपने आर्चर्स को बोल रहा हूँ ओ यार बस अगर 6 में भी लग गया तो जीत गए, नो, दैट्स रॉन्ग। अपने आर्चर को ये मत सिखाएं कि हमने जीतना है, अपने आर्चर को मोटिवेट करें कि हाँ भाई हम चल रहे हैं और तेरा एम क्या है, तेरा एवरेज स्कोर है 10 या 9, तूने वही मारना है। हम जीत रहे हैं 5 मार के जीत जाएंगे, बट मैं नहीं मानता कि वो जीता है असली। अपने आर्चर को अगर आपने आज बोल दिया कि हाँ यार तू 6 मार दे हम तो जीत गए, तो नेक्स्ट राउंड में भी वो 6 मारेगा। तो कभी भी हमने प्रैक्टिस करनी है तो इस बात की नहीं करनी कि हम जीते, हमने इस बात की करनी है, शूट हमने इस बात का करना है टूर्नामेंट में कि हम अपना एवरेज दे सके वहां पे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आपका एवरेज स्कोर क्या है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी अपना फोकस, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि फोकस हमने किस चीज के ऊपर करना है। फोकस अगर टूर्नामेंट में हम गए, शूटिंग लाइन पे ऊपर खड़े हो गए, मेरे साथ कोई इंटरनेशनल आर्चर खड़ा है, वो सीनियर चैंपियन है, मैं मानता हूँ कि अच्छा है वो, उसकी एवरेज है अच्छी है, बट मैंने फोकस उसके ऊपर नहीं करना कि उसका शूटिंग कैसी है, उसका स्कोर क्या है, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन उस वो भी किसी बंदे को हरा के ही बना था, और आप वर्ल्ड चैंपियन भी किसी वर्ल्ड चैंपियन को बना के ही बन सकते हो। सो मुद्दा क्या है कि शूटिंग अगर अपने के ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आज आप एक मैच लूज कर सकते हो, बट आप एक ऐसे लेवल के आर्चर आर्चर बन सकते हो, एक अच्छी एवरेज वाले आर्चर बन सकते हो कि आपको कोई भी
नहीं हरा सकता अगर आप अपनी एवरेज को शूट करोगे। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, इफ यू आर लूजिंग द मैच नेवर गिव अप, फाइट टिल द लास्ट एरो एंड टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम। वही जैसे आपको मैंने बोला कि टीम में आप कर रहे हो तो नेक्स्ट मैच के लिए प्रेपरेशन हो जाएगी आपकी। अगर आप इस मैच को अच्छे से खेल रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि मैंने जीतने के लिए या फिर हारने के लिए खेलना, ये देखना कि मैंने प्रैक्टिस करनी है भाई। अगर मेरा ये मैच में कोई दिक्कत आ भी गई तो नेक्स्ट मैच में वो चीज रिपीट ना हो। मील्स, नेवर टेस्ट न्यू फूड्स और सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग और प्रायर टू टूर्नामेंट। हमारे जैसे टूर्नामेंट्स है, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स होती है, वहां पे हम देखेंगे बुफे सिस्टम होता है, काफी तरह के मील्स होती है वहां पे। तो कभी भी नई चीजों को टेस्ट मत कीजिए, उससे आपका पेट खराब हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, आपको गैस गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ सकती हैं अगर आप नया फूड टेस्ट करोगे। कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें। जो सप्लीमेंट्स आपने पहले से 1 साल से 2 साल से चल रहे हैं वही सप्लीमेंट्स को यूज करें। और ड्यूरिंग कंपटीशन ज्यादा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंपटीशन से पहले या कंपटीशन के बीच में ज्यादा खा सकते हैं, खाएंगे, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो रिकमेंडेशन ये है कि शूटिंग के कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन से पहले कम खाएं, और उसके साथ लाइट लाइट जो चीजें हैं, जैसे नेक्स्ट है अपना ड्रिंक इनफ वाटर एंड हैव कुकीज चॉकलेट्स। ऐसे चॉकलेट्स कुकीज ऐसे जो चीजें हैं वो साथ में रखें, और टूर्नामेंट के बीच में वो चीज का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्केड्यूल, नेवर चेंज योर स्केड्यूल, गिव प्रॉपर रेस्ट प्रायर टू टूर्नामेंट्स। अगर आपका टूर्नामेंट है, एक मतलब एक दिन पहले रात को कभी भी ज्यादा मत सोचें कि कल को मैंने टूर्नामेंट में क्या करना है। अपनी नींद को, स्लीप टाइमिंग है उसको कम ना करें, उसको ओवर भी ना करें। प्रॉपर आपको रेस्ट चाहिए, जिसके लिए कि आपको कल आपका टूर्नामेंट में है, उसके लिए आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकें, रिलैक्स कर सकें, ताकि हम अच्छे से जो अपना है परफॉर्मेंस वहां पे दे पाए। तो नेक्स्ट है अपना ड्यूटीज ऑफ कोचेस। कोचेस का बहुत इंपॉर्टेंस है एक आर्चर की लाइफ में। कोचेस को हम एक माँ बाप का दर्जा भी दे सकते हैं, एक टीचर का भी दे सकते हैं, एक गार्डियन का भी दे सकते हैं। तो उसके बाद है कि जो इंडिया में जो सिस्टम है कि साइंटिफिक जो हमारे में कमियां हैं या कुछ भी है, उस चीज को ओवरऑल जो फुलफिल जो कर रहा है आज के टाइम में वो कोच है। वो फिजियो भी है आपका, वो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो डॉक्टर भी है आपके लिए, वो आपका फ्रेंड भी है। हर तरह की जो जरूरत है आपने एक आर्चर को या फिर एक चैंपियन को चाहिए, वो एक कोच की ड्यूटी है कि वो ही निभा रहा है आप अपना इंडिया में। सो हम आर्चरी में साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी को पता है कि जो एक आर्चर अच्छा स्पोर्ट्समैन बन चुका है, वो 360 आउट ऑफ 360 भी शूट कर रहा है, बट ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर आपने अपने आप को प्रूव करना है तो आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ताकि आप एक अच्छे माइंड के साथ वहां पे जाएं। अगर आपका माइंड में कोई एरर होगी, अगर आप माइंड में कोई भी डाउट होगा, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो कोचिज को मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। नो डाउट कि हमें साइंटिफिक वे से करना चाहिए, सभी डॉक्टर्स की भी सहायता लेनी चाहिए, बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको चाहिए कि आप बच्चे का माइंड को रीड करें। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें, जो भी डाउट्स हैं उसके बच्चे के, उसको प्रैक्टिस में ही उसको सॉल्व कीजिए, ताकि टूर्नामेंट्स में जाके उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सो अच्छे से बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड रहें, कोई भी प्रॉब्लम्स
चाहे उसकी रूम की हैं, चाहे ग्राउंड की हैं, चाहे फैमिली की हैं, उसको उसके साथ शेयर करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड, नेवर जज द आर्चर एट द फर्स्ट साइट, फर्स्ट एनालाइज द शूटिंग देन वर्क ऑन दैट। सो हमारे में क्या है कि मोस्टली हमने देखा होगा कोई कोचेज ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को एक बार किसी भी टूर्नामेंट में गए और बच्चों को आपने जाके बोल दिया कि यार तुम्हारा ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे के दिमाग में टूर्नामेंट में ये चीज बनने लगी थी कि मैं इसको करूं या उसको करूं। तो उससे क्या है कि उस बच्चे का टूर्नामेंट कंपटीशन खराब हो सकता है। और नो डाउट कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा गेम स्पोर्ट्स ही छोड़ देगा वो। तो क्या है कि हमारे जो आर्चर्स हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे, उनके मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, वीडियो कॉल्स भी करते हैं, हम चैटिंग भी करते हैं हमारे साथ। तो उनको अगर हमने कुछ बात सिखानी है तो पहले उसकी शूटिंग को देखें, समझें, फिर एनालाइज करें, फिर उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। उसके करने के बाद मेरा रिकमेंडेशन ये है कि हम उसके कोचेस से बात करें कि आपके आर्चर्स के ये दिक्कत है और आपको इस बच्चे के लिए ये चीज करनी है जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है ये कोचेस से कि कभी भी पहली बार एक बच्चे को देखने के साथ उसको जज मत करें। मीन्स अगर कोई आर्चर के पास कोई कोच गया तो अगर उसकी रिलीज ऐसे मार रहा है वो, ये रिलीज कर रहा है वो, तो आपने जाके उसको बोल दिया यार तेरी रिलीज ऐसे है, उसके दिमाग में बैठ गया मेरी रिलीज ऐसे है। बट क्या आपको पता है कि वो प्रैक्टिस ही ऐसे कर रहा है, उसकी जो स्टेप्स ही है वो ऐसी है, उसकी शूटिंग ही वही है, उसका रिदम ही वही है। तो कभी भी किसी को मिसगाइड मत करें। जो अपने शूटिंग है बच्चे की उसको करने दें। अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, टाइम लें, एनालाइज करें, उसके कोच के साथ बात करें, कोच के साथ मिलके आप काम करें। नेक्स्ट, must have the knowledge to prepare long and short training programs for group and individuals. So जो पहले सबसे पहली बात हमने की थी, लॉन्ग गोल सेटअप कैसे करना है, ट्रेनिंग प्लान्स कैसे बनाने हैं, उसमें कितने परसेंट फिजिकल होना चाहिए, कितने परसेंट उसमें आर्चरी होनी चाहिए, कितने परसेंट उसमें योगा, मेडिटेशन, कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत है और कौन से टूर्नामेंट से पहले कितनी हमने प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे हमारा ग्राफ होना चाहिए। वो ग्राफ से लेके हर एक चीज़ की जो नॉलेज है एक अच्छे कोच को होनी चाहिए। और उनको चाहिए कि हर एक, अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आप एक इंडिविजुअल के लिए नहीं तैयार कर सकते, बट एक ग्रुप बना लीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए आप अलग अलग से लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाइए और उन बच्चों को दीजिए ताकि वो उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट, कंडक्ट स्मॉल एंड टूर्नामेंट्स 2 to 3 times a week. सो अगर परफॉर्मेंस हमने टूर्नामेंट्स में लेनी है, अच्छे कॉम्पिटिशन में जाके अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस हमारे ग्राउंड में, हमारे फील्ड में होनी चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हफ्ते में 2 या 3 बार या 4 बार आप कंडक्ट कीजिए, बट हर रोज ना कीजिए। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने बच्चों को लिख के दे दिया यार 2 स्कोरिंग सुबह, 2 स्कोरिंग शाम को, वो बच्चा जा रहा है, उसने अपने जो उसका बेसिक्स है वो साथ नहीं दे रहा, बच्चा बीमार भी हो सकता है, बच्चे को वो के साथ फैमिलियर कई बार प्रॉब्लम भी आ सकती है कुछ भी। बट अगर आप उसको 2 या 3 बार में आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो क्या है कि बच्चे को टाइम मिल जाएगा कि जिस दिन वो फ्री है उस दिन अपने बेसिस के ऊपर काम करे। तो स्केड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये हिस्सा है, कैसे हमने वीक में 2 से 3 बार हमने ट्रेनिंग करवानी है हमने। तो उसको अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से कंडक्ट कीजिए ताकि वहां से एक्सपीरियंस लेके बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसके बाद है जी, गिव बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गुड प्रैक्टिस सेशंस। बेस्ट एनवायरनमेंट में क्या है कि आपका ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर हमने बच्चे को सोचा कि हमारा टूर्नामेंट में हमने जाना है, ओलंपिक्स में जाना है हमने, तो अगर आपके ग्राउंड में इतने बड़े बड़े घास हैं, खड्डे पड़े हैं, आपके टारगेट अच्छे नहीं है, आपके एरोस में प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे,
तो एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा ये आर्चर्स की, कोचेस की, मैनेजर्स की, इनकी ड्यूटी है कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कीजिए ताकि बच्चे को फील आए कि यार मैं एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाना मैंने, और वहां पे जाके मैंने कैसे शूट करना है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमारी जिम्मेवारी है। वैसे ही अच्छे टाइमर्स लगाएं, पूरा टाइमर्स के साथ शूट करें ताकि उसको अच्छा फील आए। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट लेट द आर्चर कंप्लीट मेक वीडियोग्राफी ड्यूरिंग द, अच्छा तो इसमें फ्रैंकली एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई हेट टेलीस्कोप कोचेस, जो अपने साथ दो दो टेलीस्कोप लेके घूमते हैं कोचेस, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे भाई, जब हम टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आर्चर्स को पता है कि आर्चर ने क्या शूट किया। आपका काम क्या है वहां पे? आपका काम आर्चर को एरो बताना नहीं है, वो तो निकल गया एरो। आपका काम क्या है कि उसकी शूटिंग को देखें। अगर नया बच्चा है, उसकी शूटिंग को देखें। जब उसके एक राउंड आ गया, हो गया पूरा, उसको जब पीछे आए आपसे बात करें, उसके साथ उसको बताएं कि आपके बेटा ये चीज में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप ठीक कर सकते हो, अगर वो नया बच्चा है। अगर इलाइट आर्चर है आपका, उसकी वीडियोग्राफी बनाए, उसकी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स उसने इस कंपटीशन में की, उसको वो नेक्स्ट कंपटीशन में ना करे। इसके लिए उसके ऊपर ध्यान रखें, उसको देखें कि उसने क्या क्या दिक्कत की यहाँ पे, वीडियोग्राफी बनाए, उसके साथ जाके शेयर करें, एनालाइज करें उसको, उसकी शूटिंग को बताएं कि तूने ये चीज आज दिक्कत की, कल तुम्हारा बेटा ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मॉर्निंग सेशन में तेरी ये दिक्कत आई, अगर तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो ऑन द स्पॉट, अगर छोटी बात है तो उसको वहीं पे सॉल्व कीजिए। बट टूर्नामेंट में टेलीस्कोप सिर्फ एक आर्चर को दीजिए, या फिर जब राउंड खत्म हो गया उसके बाद आप टेलीस्कोप को यूज कर सकते हो। बट आपका काम क्या है कोचेस का, कि एनालाइज करना है आपने, वो कहाँ पे किस स्टेप पे क्या उसने चेंजेस किया। प्रैक्टिस में ये कर रहा था, यहाँ पे टाइमिंग क्यों चेंज हुई, इसका बो कैंट हो रहा था, इसने रिलीज ऐसे की। वो चीज को एनालाइज करेंगे, उसका ग्राफ बनेगा, एक चार्ट बनेगा, जिससे कि हमारा फ्यूचर में इन बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए फायदा मिलेगा इसमें। थर्ड है फीडबैक ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड टूर्नामेंट। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप दुनिया में किसी भी काम में कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो आर्चर को फीडबैक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बाहर वाली कंट्रीज में, कनाडा में भी रहा, बाकी भी यहाँ पे हमने काम किए, वहाँ पे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हुए। छोटे टूर्नामेंट्स में एक बच्चे ने 300, वहाँ पे 300 में शूट किया, क्योंकि 5 मीटर था, नए बच्चे थे, उन्होंने 50 पॉइंट शूट किए। बट उसको फीडबैक किया गया कि हाँ तूने इतना स्कोर पहले शूट किया था, आज तूने 50 किया, हाँ गुड, यू आर डूइंग वेल। उसको मोटिवेट करें, हाँ तूने कुछ किया, तू अचीव कर रहा है कुछ, उसको अच्छा बोले कि हाँ तुझे में कुछ है, तू और भी कुछ आगे कर सकता है। यही सेम टूर्नामेंट में भी अगर उसने शॉट अच्छा किया तो उसको बोले यू हैव डन अ गुड जॉब, उसको बोले, उसको फीड करें। जब आप फीड करोगे, उसको मोटिवेट करोगे पीछे से, नेक्स्ट जैसे इसको लिखा है मैंने, बूस्ट योर आर्चर, उसको बूस्ट करोगे आप कि हाँ यार तुम अच्छा कर रहा है, तू और भी अच्छा कर सकता है। कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि हम नेशनल टूर्नामेंट्स में थे, यहाँ पे इंटरनेशनल में भी हुआ कि हमारी टीम पीछे चल रही है और एक आर्चर खराब कर रहा है, उसने उसको इतना ज्यादा हमने बूस्ट कर दिया, तू कर सकता है, ये करेगा वो करेगा, इतने करते करते कि वो अच्छा, जो दूसरे आर्चर थे उनसे भी अच्छा शूट किया उसने। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे एक आर्चर को शूट कराना है हमने टूर्नामेंट में, उसको बूस्ट करें, उसको फीडबैक दें अच्छे से। नेक्स्ट, डिस्कस एंड अपडेट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ योर कलीग्स, इंटरनेट और आर्चर्स। सो पहले के टाइमिंग अलग थे, आज के टाइम में क्या है कि हमारे पास फोन्स हैं, हमारे पास जूम मीटिंग है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास हम हमारे पास कितने गैजेट्स हैं जिसके कारण हम अपने आप को अपडेट्स कर सकते हैं। हमें एक अगर अच्छा कोच है तो उसका काम क्या होना चाहिए कि अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करें, और लर्निंग प्रोसेस जो है अपना, वो सारी जिंदगी उसको चलता रहने दे। कभी भी ये मत सोचें कि मैं
अगर आज एक अच्छा आर्चर कोच बन गया तो मैं दैट्स ऑल, नो नथिंग। अगर आप अच्छे कोच हो, दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ अपने व्यूज लीजिए, उनके अपने आर्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको ग्राउंड में। मुझे बहुत मिला आज तक, कई बातें हैं जो आज तक मुझे अभी भी मैं सीखने को मुझे मिल रही है ग्राउंड से। तो अपने आर्चर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें, उनसे बात कीजिए, उनसे फीलिंग्स लीजिए उनकी। तो आपके इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, उसमें से जाइए, सर्च कीजिए, उसमें वीडियोस डालें ताकि दूसरे बच्चे आपको देख सकें। मैंने भी ऐसे वीडियो डाली है इंटरनेट में, अगर आप जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और कुछ भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो या फिर शूटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सारे कोचेज मेरे साथ मिलके हम बैठ सकते हैं, कोई अच्छा काम हम सोच सकते हैं जिसके कारण की अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है हमारी। सो ये जो था आज तक का सफर, उसके ऊपर मैंने बात की आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।